हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम बीकॉम पार्ट 2 के लिए लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का चैप्टर पढ़ेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज का मतलब होता है कंपनी का समापन, मतलब कंपनी को खत्म कर देना। तो अगर कंपनी के बारे में आपको पता है तो कंपनी एक कानूनी व्यक्ति होती है, कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका निर्माण कानून के द्वारा किया जाता है। तो जब किसी व्यक्ति का निर्माण कानून के द्वारा हुआ है तो उसका समापन भी कानून के द्वारा ही किया जा सकता है। तो इसीलिए कंपनी का जो समापन होता है वो एक कानूनी प्रक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से हम परिभाषा के रूप में ये कह सकते हैं कि कंपनी के व्यवसाय को बंद करने तथा उसके अस्तित्व को समाप्त करने की कानूनी प्रक्रिया ही समापन कहलाती है। Liquidation is a legal process to close the business of any company and end its existence। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि कंपनी बिजनेस को समाप्त करने और उसके जो अस्तित्व है उसको खत्म करने की एक कानूनी प्रक्रिया है। तो ये तो हो गया समापन। ठीक है, अब समापन हम करेंगे तो ऑब्वियसली कानूनी प्रक्रिया है तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होंगे, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमको जो यहाँ मेनली पढ़ना है वो हमको पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो हमको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में ही जानना होता है। कानूनी प्रक्रिया के अंदर हम बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, जो बेसिक जो हमको जानना जरूरी है वो बस जान लेंगे। ठीक है, और फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले कुछ चीजें हैं जो जाननी जरूरी है। जैसे कंपनी का समापन के दो तरीके हैं, एक स्वेच्छा से समापन और दूसरा होता है न्यायाधिकरण के द्वारा समापन, लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल। ठीक है, एक होता है वॉलंटरी लिक्विडेशन और एक होता है लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारे जो सिलेबस है उसमें स्वेच्छा से समापन वॉलंटरी लिक्विडेशन के बारे में पढ़ना है, हमको लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल के बारे में नहीं पढ़ना है। तो हम लिक्विडेशन बाय ट्रिब्यूनल के कुछ केसेस हैं जो आपको हम बता देते हैं और फिर उसका काम खत्म करेंगे, फिर हम आगे अपने जो वॉलंटरी लिक्विडेशन है उसकी तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो न्यायालय या न्यायाधिकरण के द्वारा जो समापन किया जाता है उसके कुछ बेसिक ग्राउंड्स हैं। उसमें सबसे पहला ग्राउंड जो है वो ये है कि अगर कंपनी अपना जो ऋण है वो चुकाने में सक्षम नहीं है, इफ कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, ठीक है, पे हिज डेट्स, तो उससे हम उसमें हम कंपनी का समापन कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर कंपनी देश के खिलाफ काम कर रही है, देश की जनता के खिलाफ काम कर रही है, तो उस सिचुएशन में कंपनी का समापन किया जा सकता है। तीसरा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आवेदन देती है ट्रिब्यूनल को और आवेदन प्राप्त करने के बाद ट्रिब्यूनल की सोच ये है कि कंपनी जो है फ्रॉडलेंट तरीके से चल रही है, यानी कि धोखेधड़ी के रूप में चल रही है, तो फिर उस कंपनी का समापन किया जा सकता है। चौथा है कि अगर कंपनी 5 साल तक कंटिन्यूअस अपने एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार के यहां सबमिट नहीं करती है तो उसका समापन किया जा सकता है। और लास्ट है कि अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि कंपनी को बंद करना उचित कार्यवाही होगी, उचित और न्यायपूर्ण है, तो वो बंद कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वेच्छा से समापन की। तो स्वेच्छा से समापन भी दो तरह से होता है, एक होता है मेंबर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन और एक होता है क्रेडिटर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन। ठीक है, तो दोनों में कारण यही है कि अगर अपने ऋण का भुगतान करने में कंपनी सक्षम नहीं है तो हम कंपनी का स्वेच्छा से समापन कर देते हैं। तो सदस्यों को जब ये लगेगा कि कंपनी अपने ऋणों का, सभी ऋणों का पूरी तरह से भुगतान करने में सक्षम नहीं है तो कंपनी के सदस्य ये प्रस्ताव पारित कर सकते हैं स्वेच्छा से समापन का। ठीक है, उसमें दो तरह के रिजोल्यूशन पास होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और दूसरा होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। तो अगर कंपनी के जो अपने नियम होते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें ये प्रावधान दिया हुआ है कि कंपनी का समापन किस तरह से किया जाएगा और उन ग्राउंड्स को कंपनी फुलफिल करती है तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के द्वारा स्वेच्छा से समापन का कार्य किया जा सकता है। लेकिन अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसकी कोई चर्चा नहीं है तो सदस्यों को विशेष प्रस्ताव पारित करने होंगे। ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है।
तो ये दोनों रिजोल्यूशन होते हैं, उनमें बस अंतर ये होता है कि संख्या का अंतर होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में अलग संख्या, कम संख्या की जरूरत पड़ती है, स्पेशल रिजोल्यूशन में ज्यादा संख्या की जरूरत पड़ती है। उसमें मैं बहुत ज्यादा गहराई से नहीं जाऊंगा, वो जानना भी आपके लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है। बस आप इतना जानिए कि अगर कंपनी के नियमों में समापन के प्रावधान हैं और उस नियमों के अनुसार कंपनी अपने समापन के स्थितियां हैं उसको फुलफिल करती है तो सिर्फ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। लेकिन अगर कंपनी के नियमों में प्रावधान नहीं है तो कंपनी के सदस्यों को विशेष रिजोल्यूशन यानी कि विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पारित करना होगा, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशंस हैं। प्रस्ताव पारित करने के बाद जो संचालक होते हैं, ठीक है, उनको शोधन क्षमता की घोषणा करनी होती है। शोधन क्षमता की मतलब कि कंपनी अपने दायित्वों को चुकाने में सक्षम है या नहीं। तो अगर चुकाने में सक्षम है तो शोधन क्षमता उसी को बोलते हैं। तो शोधन क्षमता की घोषणा करनी पड़ती है और अगर संचालक मंडल शोधन क्षमता की घोषणा नहीं करते हैं तो ये क्रेडिटर्स का वॉलंटरी लिक्विडेशन बन जाता है, ठीक है। तो यही अंतर है मेंबर्स का वॉलंटरी लिक्विडेशन में और क्रेडिटर्स का वॉलंटरी लिक्विडेशन में, ठीक है। जब शोधन क्षमता की घोषणा होगी तो मेंबर्स का, जब शोधन क्षमता की घोषणा नहीं होगी तो क्रेडिटर्स का, ठीक है। जब घोषणा हो जाती है, अब जिस तरह से जिसका भी स्वैच्छिक समापन होगा, अगर मेंबर्स का होगा तो लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट मेंबर्स करेंगे, अगर क्रेडिटर्स का होगा तो लिक्विडेटर्स का अपॉइंटमेंट क्रेडिटर्स करेंगे। ये भी आम सभा में होगा, ये भी उनकी सभा में होगा। तो ये क्रेडिटर्स की सभा में होगा, ये सदस्यों की सभा में होगा। तो इसी तरह से लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होगा और उसके पारिश्रमिक यानी कि रेम्युनरेशन की तय किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्वैच्छिक समापन के दोनों हिस्से। अब स्वैच्छिक समापन जब हम जान गए हैं तो इन समापन की स्थिति में अंशधारी जो लेनदार होते हैं, जो संपत्ति होते हैं, इन सब को क्या करना होता है, इनकी क्या स्थिति होती है, ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो कंपनी के पास संपत्ति अनेकों होती है। ऐसी संपत्ति के बारे में आपको भी पता है, कैश होता है, बैंक होता है, डेटर्स होते हैं, स्टॉक होता है, फिक्स एसेट्स होते हैं। तो ऐसे तरह के बहुत सारे एसेट्स होते हैं, इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं, टैंजिबल एसेट्स होते हैं। तो उन सब को हमको बेचना पड़ेगा। कंपनी बंद हो रहा है तो हमको सभी संपत्ति को बेच के हटा देना है, ठीक है। उससे जो पैसा मिलेगा हमको उसका भुगतान हम क्रेडिटर्स को, जो लोन होंगे, जो ऋण होंगे, सभी प्रकार के उन सब का भुगतान करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद अगर कोई पैसा बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अब बात आती है कि शेयर होल्डर्स, ठीक है, उनसे भी लिक्विडेशन के समय पैसा लिया जा सकता है। कब? जब उन्होंने अंश पर पूरा पैसा नहीं चुकाया है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में उनसे लिक्विडेशन के समय पे पैसा मांगा जा सकता है। तो आपने जब कंपनी का चैप्टर शुरू में पढ़ा होगा तो उसमें रिजर्व कैपिटल के बारे में पढ़ा होगा। रिजर्व कैपिटल ऐसा कैपिटल का वह हिस्सा जो लिक्विडेशन के लिए बचा के रख लिया जाता है, उसको मांगा नहीं जाता है अभी, उसको ये तय किया जाता है कि लिक्विडेशन जब होगा ना कंपनी का तब मांगेंगे। तो उस सिचुएशन में अभी वही पैसा मांगा जाता है, ठीक है। तो हम अंशधारियों से पैसा मांगते हैं। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जिस वक्त हम पैसा मांगते हैं, अब कंपनी को पैसों की जरूरत अभी है, तो जरूरी नहीं है कि हम जितने भी अंशधारियों से पैसा मांगेंगे उसमें से सब के सब चुका देंगे, ठीक है। तो एक हम लिस्ट तैयार करते हैं वर्तमान अंशधारियों का और वर्तमान से पहले वाले अंशधारियों यानी कि भूतकाल वाले अंशधारियों का, जिन्होंने अपना अंश बेच दिया है, उनका भी लिस्ट तैयार करते हैं। लेकिन लिस्ट में ऐसे अंशधारियों को नहीं रखते हैं जिन्होंने एक साल पूरा कर लिया है बेचने के बाद, यानी कि जिस तारीख को उन्होंने शेयर बेचा उसका एक साल पूरा हो गया, तो ऐसे अंशधारियों को नहीं रखते हैं। केवल उन्हीं अंशधारियों को रखते हैं जिन्होंने बेचा है और अभी तक एक साल पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो दो लिस्ट बनते हैं, एक लिस्ट ए, लिस्ट बी। लिस्ट ए में केवल ऐसे अंशधारी आते हैं जो वर्तमान है,
यानी कि प्रेजेंट में जो शेयर होल्डर हैं उनको लिस्ट ए में रखते हैं और जो प्रीवियस शेयर होल्डर्स हैं उनको लिस्ट बी में रखते हैं। ठीक है, अब पैसा अगर मांगा जाएगा तो आपके हिसाब से सबसे पहले किससे मांगना चाहिए? तो एक सिंपल सी बात है कि अभी जो वर्तमान वाला है उसी से पैसा मांगेंगे, तो सबसे पहले लिस्ट ए वाले से हम पैसा मांगेंगे। अगर वो अपना दायित्व चुकाने में, यानी कि अपना जो अंश का पैसा उसके यहाँ बकाया है वो चुकाने में सक्षम नहीं होगा, तब हम लिस्ट बी वाले से पैसा मांगेंगे। इनको कॉन्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। ठीक है, अंशदायी, अंशधारी बोलते थे पहले हम, यहाँ पे अंशदायी बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो सबसे पहले लिस्ट ए से पैसा मांगे, यानी कि वर्तमान अंशधारियों से पैसा मांगेंगे। अगर वो चुकाने में सक्षम नहीं है तो फिर हम लिस्ट बी वाले के पास जाएंगे, यानी कि प्रीवियस जो शेयर होल्डर्स थे उनके पास जाएंगे और उनसे हम कितना पैसा मांग सकते हैं? तो जितना अंश उनके पास था उस पे जो बकाया राशि है मैक्सिमम उतना पैसा ही मांग सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 रुपया था एक शेयर का दाम और जो वर्तमान अंशधारी है उसमें से 40 रुपया चुका चुका है, तो बचा हुआ जो बकाया राशि है वो 60 ही है। 100 नहीं मांगेंगे हम लिस्ट बी वाले से, हम 60 ही मांग सकते हैं उससे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम अमाउंट हम उससे मांग सकते हैं। दूसरा, हम वो अमाउंट उससे नहीं मांग सकते हैं, उस ऋण का भुगतान नहीं मांग सकते हैं जो कि उसके अंश बेचने के बाद, अंश का हस्तांतरण करने के बाद अर्जित हुए हों, यानी कि जो उत्पन्न हुए हों। ठीक है, तो ऐसे दायित्व जो उसके अंशधारी अंशों के हस्तांतरण के बाद उत्पन्न हुए हैं उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है। उसके बाद अगर लिस्ट ए वाले ने पूरा पैसा चुका दिया है तो लिस्ट बी वाला एक भी पैसा देने के लिए जिम्मेवार नहीं है। तो ये तो हो गई अंशधारियों की स्थिति कि दो भाग में बांट लिया, एक लिस्ट ए एक लिस्ट बी। उसमें भी किसी भी ऐसे शेयर होल्डर्स को नहीं रखा जाएगा जिसने अंश को जब से बेचा है तब से 1 साल पूरा हो गया है। तो जिसका 1 साल पूरा हो गया उसको नहीं रखा जाएगा, जिसका 1 साल पूरा नहीं हुआ है उसको रखा जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान वाले को लिस्ट ए में रखा जाएगा और जो प्रीवियस वाले है उसको लिस्ट बी में रखा जाएगा। लिस्ट ए वाले से अगर पैसा नहीं मिलेगा तभी हम लिस्ट बी वाले के पास जाएंगे और लिस्ट बी वाला उतना ही पैसा चुकाया जितना उसके अंशों पर बकाया होगा और किसी भी उसके अंशों के हस्तांतरण के बाद ऐसा कोई भी दायित्व उत्पन्न हुआ है तो उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं होगा। तो ये 2 कंडीशंस हैं, 2 लिस्ट है, ये याद रख लेना है आपको। ठीक है, उसके बाद बात आती है लेनदारों की स्थिति, जो जिनसे हमने ऋण ले रखा है, लोन ले रखा है, पैसा ले रखा है, उनकी स्थिति के बारे में। तो उसमें भी क्रेडिटर्स को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। एक क्रेडिटर होता है सिक्योर्ड। सिक्योर्ड का मतलब है ऐसे क्रेडिटर्स जिनको हमने उनके ऋण के बदले में कुछ संपत्ति गिरवी रखी हुई है, उनके पास रखी हुई है कि ये रखिए, इसकी सिक्योरिटी में हमको पैसा दीजिए। जैसे कि आप बहुत समय देखते होंगे कि बैंकों के पास जमीन के कागज लोग रखते हैं, सोना गिरवी रखते हैं, तब जाके लोन उठाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, सोना उस बैंक के पास पड़ा हुआ है और वो बैंक को अगर हम पैसा नहीं चुकाएंगे तो वो उस सोने को बेच सकता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब सिक्योर्ड में भी 2 तरह के होते हैं, फुल्ली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड। फुल्ली सिक्योर्ड में ऐसे आते हैं जिनका पूरा पैसा सिक्योर है, यानी कि 1 लाख का लोन है और 1,20,000 का सोना है, तो ये फुल्ली सिक्योर्ड है, यानी कि लोन से ज्यादा का ही अमाउंट है, लोन के बराबर का जो संपत्ति है वो है, तो उसको फुल्ली सिक्योर्ड बोलते हैं। अब लोन है 1 लाख का लेकिन सोना 50,000 का है, तो इसको बोलते हैं पार्टली सिक्योर्ड लोन्स या क्रेडिटर्स। ठीक है, तो अगर पार्टली सिक्योर्ड है तो जितना संपत्ति बेचने से उसको पैसा मिल जाएगा वो तो पार्टली सिक्योर्ड में आ गया और जितना पैसा रह जाएगा वो अनसिक्योर्ड में चला जाएगा। उसी तरह अगर फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है तो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स अपना जो संपत्ति उसके पास गिरवी पड़ा हुआ है उसको बेचेगा, उससे जो पैसा मिलेगा उससे अपने ऋण की भरपाई करेगा और जितना पैसा बच जाएगा वो लिक्विडेटर को वापस कर देगा। ये एक्सेस मनी है या रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद तो ये तो सिक्योर्ड हो गया। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर्ड में 2 क्रेडिटर्स की कैटेगरी है, एक प्रेफरेंशियल और एक सीधे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में ऐसे
क्रेडिटर्स आते हैं जिनको पैसा चुकाना सबसे पहले जरूरी है। इसमें जनरली गवर्नमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, इसमें ऐसे मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनके कुछ वेतन के अमाउंट आते हैं, तो ये सब चीजें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आती हैं। तो इनको सिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो अपना पैसा खुद ही ले लेगा, तो सबसे पहले अगर हमको किसी को पैसा चुकाना है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को चुकाना है। उसके बाद जो हमारे पास पैसा बचेगा वो जाएगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को कैसे मिलेगा? अगर पूरा पैसा है तो पूरा दे देंगे, अगर पैसा कम है क्रेडिटर्स के अमाउंट से तो प्रोपोर्शनेटली अनुपात में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, इसके बाद फिर भी अगर पैसा बचता है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और उसके बाद अगर पैसा बचता है तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो ये तो है आपका इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन वाला पार्ट। तो क्वेश्चन में आपको लिक्विडेटर का फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट और क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में करके दिखाऊंगा। उसमें आपको डेबिट में जितने भी एसेट से पैसे रियलाइज हुए हैं सब आएंगे, चाहे वो सिक्योर्ड वाले से पैसा जो वापस मिला है वो, चाहे हमने संपत्ति बेच के जो पैसा वसूला है वो, चाहे हमारे पास कैश जो पड़ा हुआ था या बैंक में जो पैसा था, वो सब एसेट से जो जो पैसा रियलाइज होगा सब डेबिट में आएगा। और जितने हमारे खर्चे होंगे या लायबिलिटी को जो भुगतान होगा या किसी भी तरह का भुगतान होगा वो सब क्रेडिट में जाएगा। तो लिक्विडेटर ये तैयार करता है, तो लिक्विडेटर डेबिट में सभी एसेट्स रियलाइज को लिखेगा और क्रेडिट में जितने भी हमारे लायबिलिटी का भुगतान हुआ है, खर्चों का भुगतान हुआ है, उसको लिखेगा। अब इन खर्चों में एक तो लीगल एक्सपेंसेस आता है मेनली, जो लिक्विडेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो खर्चा होता है कंपनी का उसको रखते हैं, और दूसरा जो खर्चा आता है इसमें लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन आता है, यानी कि लिक्विडेटर यानी कि समापक जो होता है उसका पारिश्रमिक। तो पारिश्रमिक या तो आपको अमाउंट में दिया होगा, लेकिन ज्यादातर टाइम चांस ये है कि आपको परसेंटेज में देगा एसेट्स रियलाइज्ड के। तो जितना एसेट्स रियलाइज होगा उसका परसेंटेज में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन दिया होगा। तो हो सकता है आपको सभी एसेट्स के परसेंटेज के रूप में दे, या किसी गिने चुने स्पेशल एसेट्स के से अमाउंट जितना रियलाइज हुआ है उसके परसेंटेज के रूप में आपको कह दे कि मशीन से जितना पैसा रियलाइज हुआ है सिर्फ उसी का परसेंटेज मिलेगा, या आपको कह दे टोटल एसेट का जितना पैसा रियलाइज हुआ है उसका परसेंटेज मिलेगा। तो इस तरह से आपको लिक्विडेटर का अलग अलग रेम्यूनरेशन निकालने के लिए कह सकता है। ठीक है, अब इसके बाद अंशधारी, ठीक है, कभी कभी अंशधारी तो पूरा पैसा चुकाए होते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको इक्विटी शेयर होल्डर को चुकाने में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। लेकिन जब अंशधारी किसी ने 10 रुपया चुकाया हुआ है, किसी ने 8 रुपया चुकाया हुआ है, तब प्रॉब्लम खड़ी होती है, तब उसमें कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। तो उसकी भी कैलकुलेशन हम जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। तो यहाँ तक अगर किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम के पेज पे। ठीक है, अभी एक्चुअली एग्जाम का टाइम है तो मैं बहुत ज़्यादा थ्योरी में टाइम नहीं ले रहा हूँ, तो मैंने आपको जो भी बताया है आप वीडियो को रिपीट पे चला के भी नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाइए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे के अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद।